नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर MPCS पर आपका स्वागत है। मैं विपिन। चलिए, यूपी पेट की जो परीक्षा है उसका सिलेबस आपके सामने है। इसमें हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, इंडियन हिस्ट्री को। इसमें उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। 2 घंटे का समय है, इसका ध्यान रखना है। और हिंदी का पार्ट जो है 5 अंक में क्लियर किया जाएगा। यह 5 अंक में होगा इतिहास का पार्ट। ठीक है, चलिए इतिहास में हम आज शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को क्लियर करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में हम देखेंगे, इसे कंप्लीट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंध और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आता है। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनाली और रंगपुर आदि ऐसे इसी सभ्यता के अवशेष मिले जो कि सिंध और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता को प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता को कौन सा नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और सिंधु के पास होने के कारण ये अवशेष हमें जो मिले थे, इस वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अब सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा का क्षेत्र कितना कितना फैला हुआ है, तो देखिए पूर्व में हम चले जाएं, पूर्वी सीमा में हम देखेंगे तो ये आलमगीर हमें दिखाई देता है यूपी का, और ये मेरठ के ज़िले में है। दूसरा है पश्चिम में चले जाएं तो सुत्कागोडेर, ये पश्चिम में बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तर में चले जाएं तो माड़ा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और मैदाबाद दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद। ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र हैं। अच्छा, यहाँ से इनकी जो इसकी दूरी जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर है। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतनी बात आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, यानी ताम्रपाषाण काल जो था तब समाप्त हो रहा था, और उसी में कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, और उसके बाद सीधा आपका ये हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है ये क्षेत्र। चलिए अगले टॉपिक में देखेंगे। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर के माड़ा। ठीक है, उत्तर के माड़ा जो जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण की नर्मदा नदी कहाँ महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी के मोहाने तक, और पश्चिम में सुत्कागोडेर से पूर्व में आलमगीर जो यूपी का है तक फैला हुआ है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अभी तक उत्खनन तथा संसाधन द्वारा ये 2800 स्थलों को खोजा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये एक त्रिभुजाकार है। किस तरीका से है? त्रिभुजाकार है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। आलमगीर कहाँ पर है? तो ये मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। चलिए अगली बात, सर्वप्रथम इसे चार्ल्स मैसेन ने 1826 में, ठीक है, सिंधु सभ्यता को खोजा था। ठीक है, 1826 में। 1842 में इनकी एक प्रकाशित पुस्तक थी, उनके द्वारा इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद 1922 में और 1921, यानी यहाँ पर 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ, जिसमें दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन था उस समय? सर जॉन मार्शल। और उत्खनन कराया था, उसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता चला। उसी समय हड़प्पा नगर का पता चला।
सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा इसका नाम हड़प्पा रखा गया। ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा रखा गया। जो एक नगर मिला था हड़प्पा, ठीक है, इस वजह से इसका नाम, जो पहले नाम था सिंध घाटी की सभ्यता, इसका नाम अब पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अगला पॉइंट है, सन जॉन मार्शल के निर्देशानुसार राखालदास बनर्जी द्वारा उन्होंने निर्देश दिया, और राखालदास बनर्जी के द्वारा सन 1922 में ठीक है सिंध घाटी की स्थलों में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई इन्होंने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई 1922 में राखालदास बनर्जी ने, और हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने कराई 1921 में। इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बनिक C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित 2500 से 1750 ईस्वी माना गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल बताया जा रहा है कि इतने टाइम पर जो चली थी, जो 2500 से 1750 तक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इससे पूर्व ये कहीं नहीं दिखाई देती है। ये लगभग वर्तमान में, ये जो है लगभग वर्तमान में 8000 पुरानी सभ्यता है। अगला है, सिंध घाटी के निर्माणकर्ताओं में महत्वपूर्ण उत्खनन और मानव कंकाल। ठीक है, मेन चीज़ थी मानव कंकाल हैं, जिससे अधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। इसके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि सिंध सभ्यता में चार प्रकार के, या कहें कि 4 प्रकार की जनजाति के लोग रहते थे। कौन सी 4 प्रकार की जनजाति थी वो देख लीजिए। पहली थी आपकी भूमध्य सागरी। ठीक है, पहली थी आपकी भूमध्य सागरी, दूसरी थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरी थी आल्पाइन, ठीक है, और चौथी थी मंगोलाइड। ये 4 प्रकार की जनजातियां हड़प्पा सभ्यता के समय पर रहती थीं, ऐसा माना गया है कार्बन के आधार पर। सबसे अधिक जो है, इनमें भी सबसे अधिक भूमध्य सागरी जनजाति अधिक थी। इसमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी जनजाति को अधिक देखा गया है। ठीक है, सिंध घाटी सभ्यता की नगर योजना। दूसरा पॉइंट आता है, सिंध घाटी सभ्यता जो थी उसमें नगर योजना कैसी थी। सिंध घाटी सभ्यता की नगर योजना, तो सिंध घाटी सभ्यता की नगर योजना देखिए, सबसे पहले तो ये बात आती है कि सिंध घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी, इनका ज्ञान इसके पुरातत्व विश्लेषण से मिलता है कि उनमें वातानुकूलन थी, जिसका अद्भुत नगर योजना था। ठीक है, यानी वातानुकूलन थी और जन निकास प्रणाली थी नगरों में। ठीक है, अगला है, सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काट रही थीं। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये बातें हुई। अगला, 2 नगरों में कौन, 2 क्षेत्रों में कौन कैसे कैसे में विभाजित थे। नंबर एक में ऊंचा भाग जिसे दुर्ग निर्मित था, इसमें से शासक निवास करता था। ठीक है, और दूसरा, इसमें दूसरा भाग था, क्या था उसका दूसरा भाग, दूसरा भाग में नगर का आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। ठीक है, ये प्रथम नगर से ऊंचे वाले जो दुर्ग थे उनसे ये सबसे अधिक क्षेत्रफल में थे। आमतौर पर यहाँ पर सामान्य नागरिक रहते होंगे, ये क्लियर हुआ। व्यापारी, शिल्पकार और कारीगर और श्रमिक रहते होंगे, ऐसे लोग रहते होंगे। ठीक है, और जो बड़ा दुर्ग था वो पहला प्रथम, तो उसमें जो है राजा के जो कर्मचारी थे वो रहते होंगे। अगला, सड़कों के किनारे नालियाँ ऊपर से ढकी होती थीं। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। यानी कह सकते हैं कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? कालीबंगा और रंगपुर में। ठीक है, कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। चलिए अगला, आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं की भी व्यवस्था थी या अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा मोहनजोदड़ो को विशेषता
बतलाते हैं। यानी बड़े बड़े जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता हैं ये बताते हैं कि ये नगर बहुत बड़े बड़े थे। हड़प्पा नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। देखो प्राचीर कहते हैं चारों तरफ से बाउंड्री करना, उसे प्राचीर कहा जाता है। ठीक है, प्राचीर की गई थी जिसका उद्देश्य नगर को चोर लुटेरे और पशु दस्युओं से बचाया जाए। अच्छा, एक शब्द आया है दस्युओं। दस्युओं किसे कहा जाता है? चोरों को, जो पशुओं की चोरी करते थे। दस्युओं से बचाया जाए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो है सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंध सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। सिंध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है और मोहनजोदड़ो ठीक है स्नानागार। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन रहता है, भूल जाते हैं। तो देखिए माँ से मोहन तो स्नान करेंगे भाई, कहाँ करेंगे? स्नानागार में। ठीक है, मोहन स्नान करेंगे स्नानागार में। अगली बात आती है, अगला कंप्लीट करना है कि दरवाजे एवं खिड़कियां सड़कों की ओर बाहर की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल ये कहाँ पर? दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ठीक है, मुख्य सड़क पर किसी का घर का दरवाजा या खिड़कियां नहीं थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। लोथल में ऐसा नहीं था, ये स्वयं उसका अपवाद है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके दरवाजे एवं खिड़कियां सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लोथल के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुलते थे, बाकी के सभी के गलियों की ओर खुलते थे, सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। यद्यपि मकान बनाने के लिए कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता है, जिसमें ईंटों का जो है 4:2:1 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात के आकार की ईंटें प्रचलित थीं। सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो थे, सिंध घाटी सभ्यता के मुख्य प्रमुख स्थल थे, क्या क्या थे वो देखिए। पहली बात आती है हड़प्पा। तो हड़प्पा सिंध घाटी सभ्यता के अवशेषों को खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में ही की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट पर बाएं तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, यही क्षेत्र पंजाब में जो है, पाकिस्तान के पंजाब में, और जिला का नाम है मोंटगोमरी, और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बाएं पर है। ठीक है, अगला है स्टुअर्ट पिगटन ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था, क्योंकि ऐसी जो कारीगरी है वर्तमान में अब महानगरों में हो रही है, तो इसे अर्ध नगर कह दिया। किसने? स्टुअर्ट पिगटन ने। ठीक है, यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी, व्याप और धर्म के कार्यों में संलग्न था। यानी सबसे ज़्यादा जो व्यापार करते थे, धर्म के कार्य करते थे, और तकनीकी का कोई ऐसा कार्य करें जाके सरल हो जाए। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, इन्होंने ही, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विस्तृत जुड़वा राजधानी भी कहा था। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 414 मीटर लंबा था। ठीक है, 414 मीटर लंबा था। हड़प्पा की बात चल रही है। 415 मीटर लंबा था और पूर्व से पश्चिम के 195 मीटर लंबा था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना था उसे व्हील माउंट एबी, ठीक है, उसे व्हील माउंट एबी के नाम से जाना जाता था। व्हीलर ने माउंट एबी, एक व्हीलर जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये इसका नाम माउंट एबी है, माउंट एबी। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? एक तरीका से मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में, और 1922 में इसकी राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। बृहत स्नानागार,
ठीक है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। यानी मोहन कहा था, मोहन तो नहाएंगे कहाँ, स्नानागार में, तो यहीं से मिला है ये स्नानागार। चलिए अगली बात, इसके बाद आता है अगला चन्हुदड़ो। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करते थे, यानी इन्हें कांसा बनाना आता था। मोहनजोदड़ो ने कांसे की एक नर्तकी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, एक कांसे की नर्तकी। यही देखो, मोहन हैं तो नहाएंगे और नाचेंगे भी, तो नर्तकी। ठीक है। अगला है चन्हुदड़ो। हाँ, जो द्रवी, ये ध्यान रखना, जो द्रवी मोम विद से बनी हुई है, द्रवी मोम विद से बनी है मूर्ति जो मिली है वो द्रवी मोम विद से बनी हुई है। अगला है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की बात करते हैं। यह सैंदव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर पूर्व सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, एन गोपाल मजूमदार ने इनकी खोज की थी। यह 1935 में ठीक है, अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, एन गोपाल मजूमदार ने की थी इनकी खोज, और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे तब उस समय, हाँ, अर्नेस्ट मैके यहाँ के उत्खनन करवाया था इन्होंने। चन्हुदड़ो एकमात्र पुरातात्विक स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी ईंटें मिली हैं, यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। बाकी सभी चौखुंटी ईंटें मिलती हैं, यानी आयताकार या वर्गाकार, लेकिन यहाँ पर जो है वर्गाकार मिली हैं। चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है, कोई दुर्ग नहीं है इसमें। चन्हुदड़ो में पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत का नाम है झूंकर जहांगर। ठीक है, हड़प्पा कालीन संस्कृत पूछ ले क्या है, तो झूंगर जहांगर के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ मड़कारी मोहर बनाने और भाप माप के बर्तन को, ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ मड़कारी जो है प्रतीत होता है कि औद्योगिक केंद्र था, जहाँ मड़कारी मोहर बनाने, भाप माप के बटखरे बनाने का काम होता था। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, भट्टी की खोज की थी। ठीक, कहाँ से, चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से हमें क्या मिलता है, मनका बनाने का कारखाना और भट्टी मिलती है। झूंगर जहांगर यहाँ की हड़प्पाकालीन संस्कृत का नाम है झूंकर जहांगर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अगला लोथल की बात आती है तो यह लोथल गुजरात का है, और गुजरात में के सरगवाला ग्राम में के समीप से देखा गया है, भोगवा नदी के तट पर। लोथल जो है कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर से देखा गया। सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 में इसे देखा गया था। ठीक है, खुदाई हुई थी। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। ठीक है, लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्रणाली से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। अगला राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल जहाँ के स्नानागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, राखीगढ़ी से क्या मिलता है, रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, अन्नागार भी मिलता है। इसे 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। ठीक है, ये विरासत सूची में 2012 में आ गया है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन के बारे में, कालीबंगा इसमें जो है, कालीबंगा से जो क्या मिलता है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और गंगानगर जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, घग्गर नदी के बाएं तट पर। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है। ठीक है,
और इसमें ऐसा कुछ नहीं, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है इसमें। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का भी साक्ष्य मिलता है, कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में महत्वपूर्ण दाह संस्कार के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, आंशिक, ठीक है, पूर्णतः, पहला है पूर्णतः दाह संस्कार, समाधि यानी पूरी तरह से उसे दफना दिया जाता है। ठीक है, और आंशिक आधा दफनाया जाता है। पूर्णतः जो दफनाया जाता है उसमें उससे जुड़ी हर चीज़, जैसे कापी किताब, उसका चादर, उसका चारपाई, वो सभी दफना दिया जाता है। इसे कहते हैं पूर्ण समाधिकरण। ये जो है कहाँ पर था? कालीबंगा में। इसका विशेष ध्यान रखना है, ये कालीबंगा में था ये सब। और तीसरा था दाह संस्कार। इसमें से दाह संस्कार जो है उसे जलाया जाता था एक तरीका। ठीक है, चलिए अगला है